बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं लर्न बायो बायोट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी के बारे में है। तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ये एक न्यूरोलॉजिस्ट था जो आउल के नर्व सेल्स पे काम कर रहा था। इसने नर्व सेल्स में देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेक लाइक हैं, बोरियों की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। और ये कब किया उसने डिस्कवर? 1898 में। और इसको अपने नाम से मंसूब करके गोल्जी बॉडी का नाम दिया, क्योंकि इनके नाम में गोल्जी वर्ड हैं। और इसी काम पर उसको 1906 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसके बहुत सालों बाद 1910 में, और ये उसने एनिमल की सेल में देखा। कैमिलो गोल्जी ने एनिमल की सेल में क्या देखा? गोल्जी बॉडीज। अब दूसरा साइंटिस्ट वो भी सेल पे काम कर रहा है, लेकिन वो प्लांट सेल पे काम कर रहे हैं। उसने देखा कि प्लांट सेल में कोई ऐसी स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये गोल्जी बॉडीज हैं। तो उसने इसको क्या नाम दिया? डिक्टोयोसोम। और ये कब देखा? 1910 में, 1910। तो प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्जी बॉडी के लिए कभी वर्ड गोल्जी बॉडीज आ जाता है, कभी डिक्टोयोसोम आ जाता है, कभी गोल्जी अपैरेटस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम डिक्टोयोसोम बोलते हैं, एनिमल की सेल में हम इनको गोल्जी बॉडी बोल देते हैं। और गोल्जी अपैरेटस जो है वो जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि गोल्जी अपैरेटस हम इसे क्यों बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी कहाँ पड़ी होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये यूकैरियोटिक सेल हैं। ये हमने लिया एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? एक नेटवर्क होता है किस चीज़ का? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। ऐसे एक जाल सा बना होता है, और इसकी सरफेस दो टाइप की होती हैं। एक पे ऐसे दाने से निकले होते हैं जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं। ये से राइबोसोम लगे होते हैं, और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के आउटर साइड पे लगे होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। और ये एक सरफेस जो है वो हमें स्मूथ नज़र आता है, उस पर कोई पैम्पल्स, कोई दाने या कोई राइबोसोम नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस वी कॉल्ड स्मूथ। इसको हम शॉर्टली लिख लेते हैं स्मूथ को इससे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जहाँ पे दाने निकले हैं या राइबोसोम्स लगे हुए हैं इनको हम रफ, क्योंकि अगर हम इसको टच करें तो टच तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें तो क्या होता है? ये रफ हमें नज़र आता है। दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या बनते हैं? लिपिड्स। अब ये लिपिड्स जाएं तो जाएं कहाँ, या प्रोटीन जाएं तो जाएं कहाँ, और कैसे जाएं? तो यहाँ से ये बबल की सूरत में ऐसे बम्प आउट करके यहाँ से निकल आते हैं। इसके अंदर लिपिड होता है और इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं।
अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये यहाँ पे जो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो फंक्शनल नहीं होते। अब ये खुद को फंक्शनल बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनेली के पास जाएंगे जहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन होंगी, और वो ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एंड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ शर्माती हुई ऐसे इसकी तरफ पीठ फेर कर बैठी होती हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं जैसे कि बोरियां हैं, और इन बोरियों को नाम दिया गया है सिस्टर्ने। दिस वी कॉल सिस्टर्ने। और हर गोल्जी बॉडी में जो है एक से ज़्यादा सिस्टर्ने होते हैं, और यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी, ये जो डंबल फॉर्म में होते हैं, मतलब इसकी जो जैसे डंबल होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, ऐसे वो वेट उठाते हैं, इसको ये डंबल फॉर्म की में होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। अगर हम इसको काट लें तो ये ऐसे ट्यूब्यूल की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। और जहाँ से इसका जो मेम्ब्रेन की तरफ इसकी मुंह है, यहाँ से तो इसने पीठ पैर की यहाँ पे शर्माती हुई बैठ गई हैं, लेकिन यहाँ पे फेस करके बैठ गई हैं, जहाँ क्या है, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। तो इस साइड से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स मॉडिफाइड होके निकलेंगे वो किस सूरत में, यहाँ से बबल से बनेंगे। इन बबल्स को बोला जाता है वेसिकल, और वेसिकल्स में मॉडिफाइड प्रोटीन और मॉडिफाइड लिपिड्स होते हैं, जो बाकी सेल्स में जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती हैं तो यहाँ से आउट होके वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर जाते हैं। और प्लांट सेल में जो है वो, प्लांट सेल में ये सिस्टर्ने जो हैं ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये सिस्टर्ने जो है एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका ये हम इसे गोल्जी अपैरेटस क्यों बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस हम इसको तब बोलते हैं जब हम इसको ग्रुप की सूरत में लेते हैं, यानी ये है गोल्जी बॉडी, ये जो है अगर हम एनिमल सेल की बात करें ये है गोल्जी बॉडी, इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, और प्लस वेसिकल, यानी इन दोनों को मिला के जो हमने लिया है इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। अच्छा, गोल्जी बॉडीज हम सिस्टर्ने को बोलते हैं, और गोल्जी बॉडीज प्लस वेसिकल को मिला के हम इनको गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। और अगर ये गोल्जी बॉडीज जो है वो प्लांट्स में हैं तो हम इनको डिक्टायोसोम बोलते हैं। अब फ़र्क आए समझ में। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी का कोई फंक्शन है भी कि नहीं। अब देखते हैं कि क्या करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है, जैसे कि ये इस फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या सेल सिक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ये एक चैनल्स होते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है ये चैनल का एक सिस्टम है जो सेल में फैला होता है। यहाँ से प्रोटीन्स बने और लिपिड्स बने और यहाँ एंटर करके मॉडिफाइड हुए, फिर यहाँ से हो के ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आके
ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि इसने चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर दी हैं। अब नेक्स्ट जो है उनका क्या काम है, मॉडिफिकेशन। सेकंड वन इज़ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या है, यहाँ जो प्रोटीन्स बन गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने, अब उन्होंने जाना है कि हम और मॉडिफाइड हो जाएंगे। अगर प्राइमरी प्रोटीन बनता है तो वो मॉडिफाइड, वो फंक्शनल नहीं होता, वो क्या होगी, वो मज़ीद जाके गॉल्जी बॉडी में जाके और मॉडिफाइड होके फंक्शनल सूरत में आ जाएंगे। जैसे लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी यहाँ से वेसिकल की सूरत में आएंगे। और इस साइड को जो शर्माती हुई बैठी हुई हैं पीठ पैर के किस साइड पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पीठ पैर के इस साइड को हम बोलते हैं सिस साइड। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के करीब इसका फेस साइड है, जो ये फेस करके बैठी हुई हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रांस साइड। सिस से क्या होता है, सिस जो पास होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, वहाँ से वेसिकल्स आएंगे। वेसिकल में क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे और लिपिड्स होंगे। वो इस सिस्टर्ने के वॉल के साथ लग के, इसके मेम्ब्रेन के साथ लग के क्या हो जाएंगे, इसमें एंटर कर जाएंगे। और एंटर करने के बाद ये दूसरे सिस्टर्ने में चले जाएंगे और तीसरे में, और यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अगर प्रोटीन है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ने अटैच होना है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे। अगर किसी लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट ने अटैच होना है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। फिर वो यहाँ से वेसिकल की सूरत में यहाँ से निकल जाएंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत होंगी। तो यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन हो गई। सेकंड काम जो है, सेकंड जॉब इसका वो है मॉडिफिकेशन। इसने प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाइड किया। अब थर्ड फंक्शन जो है वो क्या है, थर्ड फंक्शन है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिसाल अगर हम सिंपल वर्ड्स में दें तो ये एक कारखाना है, यहाँ पे कपड़े बनते हैं। कपड़े बन गए और यहाँ पे इसकी सिलाई भी हो गई। अब ये यहाँ से वेसिकल में, शॉपर में बंद होके यहाँ गॉल्जी बॉडीज़ में आ गए। गॉल्जी बॉडीज़ में इस पर बटन भी लग गए और इस्त्री भी हो गए और ये कपड़े, और जो जिसने एम्ब्रॉयडरी करनी थी उसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर ली गॉल्जी बॉडी ने। अब ये पैक करके, शॉपर में पैक करके वेसिकल की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो पैकेजिंग का काम कौन करता है, वो करता है गॉल्जी बॉडीज़। तो ये है इनके फंक्शन। आज हमने सीख लिया गॉल्जी बॉडी का, कि गॉल्जी बॉडीज़ क्या है। गॉल्जी बॉडीज़ जो है वो कुछ सेल्स उसमें एब्सेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स में गॉल्जी बॉडीज़ नहीं होते, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने स्पेस, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, वो अपने न्यूक्लियस को, गॉल्जी बॉडीज़ को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन चीज़ों को स्पेट आउट कर देता है। तो कोई रेड ब्लड सेल में, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है, उसमें कोई गॉल्जी बॉडीज़ नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।